हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। इस लेक्चर में हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको बुलाते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 74 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उनको परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस परिषद के परामर्श के अनुसार ही अपने कार्यों की पूर्ति करेगा। संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। तो ये जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात यहाँ पे हो रही है, ये वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो फॉर्मली इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझावों का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कैबिनेट है वो जस्ट एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि कई लोग हैं जो एक दूसरे की जगह पर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्री परिषद एक व्यापक संस्था है, लेकिन मंत्रिमंडल एक आंतरिक समिति यानी इसका एक छोटा सा रूप है। मंत्री परिषद में सभी मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते, लेकिन कुछ प्रभावशाली या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट में सभी प्रकार के मंत्री शामिल नहीं होते, इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, यानी केवल वो मिनिस्टर शामिल होते हैं जिनके पास बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय होते हैं। जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप देखोगे कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास होता है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, जिनको आप डिप्टी मिनिस्टर बुलाते हो, या आपके जो संसदीय सचिव हैं तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसकी जो मीटिंग्स हैं, यानी सभी मंत्रियों की को मीटिंग में बहुत कम बार बुलाया जाता है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग्स समय समय पर होती रहती हैं। जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू इनके सामने आता है, कोई पॉलिसी डिसीजन लेना होता है, उसी समय कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा सकती है और इनकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर स्वयं करते हैं। कैबिनेट में क्योंकि कम मंत्री शामिल होते हैं इसलिए इसमें डिसीज़न लेना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि कम लोग जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, इसलिए ये क्विक डिसीज़न लेने के लिए बनाई गई है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान के आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के बाद कैबिनेट शब्द जोड़ा गया और ये शब्द जो जोड़ा गया है वो आर्टिकल 352 में जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट है वो रिटन में देगी कि जो इमरजेंसी है वो लगाई जा सके और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर एक्ट करेंगे। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं था। तो इस प्रकार आप देखोगे कि नीति निर्माण या शासन से संबंधित जितने सारे निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल लेता है, लेकिन उसके संबंध में उत्तरदायित्व पूरे मंत्रिपरिषद का होता है। तो आई होप यहाँ तक आप कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं ये समझ चुके हैं। आइए जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी वो राज्य मंत्री जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, जिनको आप डेप्यूटी मिनिस्टर भी बुलाते हो। आपको बुक में एक और शब्द लिखा देखने को मिलेगा,
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, हालांकि ये मंत्री नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों और प्रधानमंत्री या दूसरे विभाग जो हैं उनमें समन्वय स्थापित करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली इन्हें कोई पावर नहीं दी जाती है और ना ही कोई इनको एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व सौंपा जाता है। हालांकि इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, इसलिए कई बार इनको इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इनको यहाँ नहीं लिखा है। अब सवाल उठता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मंत्री हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आर्टिकल 74 में लिखा है कि समस्त जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन व्यवहार में ये अपने पद पर केवल तब तक बने रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दे दे या जब तक लोकसभा में जिस दल का बहुमत है, जिसके ये मंत्री हैं, उस दल की मेजॉरिटी समाप्त ना हो जाए। और पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति हर एक मंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये शामिल हैं। आइए अब इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 74(1) का मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ, जिसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होगा टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को सहायता देना, उसको सलाह देना। तो बेसिकली ये सहायता और सलाह देने का काम ही करती है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, बाध्यकारी कर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति इसकी रिटन एडवाइस के बिना कोई काम नहीं करेगी। इसके पावर एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली इसका काम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है, इसलिए राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल ही देश की वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते मंत्रिपरिषद राज्य की नीति का निर्माण करता है। यही निश्चित करता है कि सरकार की अलग अलग क्षेत्रों में नीति कैसी होगी, क्या होगी, उस नीति को लागू करने के लिए राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा। नीति का निर्माण करने के बाद राज्य विधानमंडलों से नीति की स्वीकृति लेना जरूरी होता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बिना किसी नीति पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है। यानी नेशनल पॉलिसी बनाने की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दी गई है। दूसरा है राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य। ये आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 74 में, जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है और 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल एक बार इस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन पुनः अगर वही सलाह दी जाए तो राष्ट्रपति को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। इसका तीसरा फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी प्रशासकीय कार्य। यानी वास्तव में जो प्रशासकीय कार्य हैं वो मंत्री करते हैं, हालांकि पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पे चलाया जाता है। और प्रशासन को इजीली चलाने के लिए ये उसको अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। जैसे आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट देखा होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं और उनका जो कार्य संचालन है वो कुशल मंत्री या अनुभवी मंत्री करते हैं और उसके बारे में वही उत्तरदायी भी होते हैं। तो इन मंत्रालयों, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो उस मिनिस्टर के अंदर ही काम करते हैं। चौथा इनका कार्य है लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यानी वैधानिक कार्य। हालांकि सभी प्रकार के कानून बनाने से रिलेटेड कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि व्यवहार में संसद में जो विधेयक, जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं वो ज़्यादातर मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्री ही बिल को तैयार करते हैं और संसद में जब इनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होती है तो उसका उत्तर भी देते हैं।
मंत्रिमंडल ही सेशन का टाइम निर्धारित करता है, वही राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। और अगर संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति से अध्यादेश भी पारित करवाने का काम कौन करता है? आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। यानी जिंक महोदय ने ठीक कहा है कि कानून का निर्माण करना विधानमंडल का मुख्य कार्य है, पर कानून निर्माण में मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ गया है कि बिना किसी अतिशयोक्ति से हम कह सकते हैं कि आजकल कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की स्वीकृति के साथ मंत्रिमंडल ही करता है। यानी उन्होंने क्या कहा, इट हैज़ कम टू हैव so much to do with legislation that it may be remarked without any exaggeration that nowadays it is the cabinet that legislate with the advice and consent of parliament। विधानमंडल का अधिवेशन मंत्रिमंडल बुलाता है, राष्ट्रपति संसद में भाषण देता है, वो मंत्रिमंडल तैयार करता है, विधेयक मंत्रिमंडल तैयार करता है, संसद केवल स्वीकृति देती है। और संसद अगर अधिवेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश भी किससे जारी करवाया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा जारी करवाया जाता है। और संसद में क्योंकि मंत्रिमंडल का बहुमत होता है तो उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक वहाँ पास नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं कि व्यवहार में जो विधायी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ये देश की विदेश नीति का संचालन करते हैं, निर्धारण करते हैं कि हमें अपने पड़ोसी देशों से या दूसरे देशों से किस प्रकार के संबंध रखते हैं, कौन सी संधियां या समझौते करते हैं। और आप जानते हैं कि विदेशों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए हम अपने डिप्लोमेट्स, अपने राजदूत भेजते हैं, तो वो उन सब की अपॉइंटमेंट में भी कौन हेल्प करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। या आप देखते हैं कि संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति जो है वो युद्ध या शांति की घोषणा तक नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमारी विदेश नीति जो है वो टोटल किसके द्वारा गाइडेड होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसकी एक कुछ वित्तीय कार्य और शक्तियाँ भी हैं। जैसे आप जानते हैं कि देश के वित्त पर पूरा नियंत्रण संसद का है, लेकिन उसकी कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं, कौन से टैक्स लगाने हैं, किन टैक्स में कमी करनी है, किन टैक्स को बढ़ाना है, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, ये जो भी नीतियाँ हैं वो सारी नीतियाँ मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो है उसकी देखरेख में बनाई जाती हैं। और जो वित्त विधेयक है वो हर वर्ष वित्त मंत्री जो है वो प्रस्तुत करते हैं, तैयार करते हैं। और कोई भी जो गैर सरकारी सदस्य है वो व्यक्तिगत रूप में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता। आर्टिकल 360 के तहत जो हम वित्तीय आपात की बात करते हैं उस पर भी मंत्रिमंडल अपना सुझाव दे सकता है। और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम कह सकते हैं कि देश के वित्त पर जो नियंत्रण है वो किसका है? देश के पूरे वित्तीय जो शक्तियां हैं, वित्तीय पॉलिसीज़ हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी आपके मंत्रिमंडल के द्वारा बनाई जाती हैं। आर्टिकल 356 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 356 है या जो दूसरे आपातकालीन धाराएं हैं उनका जो प्रयोग है, उनका प्रयोग राष्ट्रपति आपके मंत्रिमंडल के लिखित सुझाव पर करता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय मानने के लिए बाध्य है। हालांकि 44वें संशोधन में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति इस सुझाव को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 356 जो है वो आप जानते हैं, मैंने इसी का नाम यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका आपातकालीन उपबंध है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे देश में आप जानते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग भाषा जाति के लोग हैं, तो अलग अलग तरीके की नेचुरल क्लेमिटीज़ भी आती रहती हैं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय भी बेसिकली हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। चाहे वो अकाल हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, महामारी हो, तो लोगों की हेल्प के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? वो हमारी मंत्रिपरिषद लेती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इतने कार्य और शक्तियाँ जो आपने देखे, अगर हम इनको
क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि मंत्रिमंडल ही हमारे देश की वास्तविक शासक है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिस पर मंत्रिमंडल का कंट्रोल ना हो। भारत में क्योंकि संसदीय सरकार की स्थापना की गई है, इसलिए मंत्रिमंडल का संसद पर भी नियंत्रण है और वैधानिक कार्यों में सहायता के नाम पर न केवल कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है मंत्रिमंडल, बल्कि वैधानिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। और आधुनिक युग में हर सरकार इतने अधिक काम करती है कि कार्यपालिका के क्षेत्र में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। प्रायः ये कहा जाता है कि सरकार के 3 अंग नहीं हैं, सरकार का एक ही अंग है और वो अंग है कार्यपालिका। भारत जैसे संसदीय प्रणाली वाले देशों में ये बात और भी ज़्यादा सही लगती है। MV पायली जो हैं उन्होंने एक बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि द कैबिनेट इज़ फॉर्मुलेटर ऑफ नेशनल पॉलिसीज, द हाईएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द आर्बिट्रेटर ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एंड द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द गवर्नमेंट। यानी जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रीय नीतियों को निश्चित करने वाली, सर्वोच्च नियुक्ति करने वाली, प्रशासनिक विभागों के आपसी विवादों का निर्णय करने वाली और सरकार में समन्वय स्थापित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो आई होप अभी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, कैबिनेट से कैसे डिफरेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल होता है, इसको क्या क्या पावर एंड फंक्शंस दिए गए हैं, ये सब कुछ आप डिटेल में जान चुके हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।